विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी सामाजिक प्रक्रियाओं की, सोशल प्रोसेस की हम बात कर रहे थे और उसका हमने अर्थ परिभाषा देखी थी और विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस की बात करेंगे। तो सामाजिक प्रक्रिया होती क्या है, एक बार फिर से हम इसको देखते हुए आगे चलते हैं। सामाजिक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के उन तरीकों से है जिनमें हम यह तब देख सकते हैं जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था करते हैं, अथवा जब परिवर्तन जीवन के प्रचलित तरीकों को अव्यवस्थित कर देता है। यानी एक अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो सामाजिक प्रक्रियाओं की परिभाषा हमने देखी और सामाजिक प्रक्रिया के तत्व देखे, विशेषताएं देखी और सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है हमने ये भी बात की थी, ये भी चर्चा की थी। आज हम सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस की बात करेंगे। तो सामाजिक प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत एवं सामूहिक संपर्क के आधार पर दो स्वरूपों में बांटा जा सकता है, सहयोगी प्रक्रियाएं और असहयोगी प्रक्रियाएं, यानी एसोसिएटिव प्रोसेस एंड डिसएसोसिएटिव प्रोसेस। तो सहयोगी प्रक्रियाओं में सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रियाएं आती हैं और असहयोगी प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष को लिया जा सकता है। यानी हम सामाजिक प्रक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो सहयोगी प्रक्रियाएं यानी एसोसिएटिव प्रोसेस के अंदर सहयोग, कॉपरेशन, व्यवस्थापन, एकोमोडेशन, सात्मीकरण, एसिमिलेशन की बात करेंगे और एकीकरण या इंटीग्रेशन की बात करेंगे। और असहयोगी प्रक्रियाओं में यानी डिसोशिएटिव प्रोसेस के अंदर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट और प्रतिकूलन यानी कॉन्ट्रावेंशन की बात हम करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की। एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस क्या होती हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है जहां उसे किसी से सहयोग, संगठन व एकीकरण करना होता है। जब समाज के स्तर पर ये प्रक्रियाएं होती हैं तो समाज में संगठन उत्पन्न होता है और इस प्रकार सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं वे हैं जो समाज में एकीकरण, सहयोग, सहकारिता आदि उत्पन्न करती हैं। ये सहयोगी प्रक्रियाएं इन सहयोगी प्रक्रियाओं को हम सहयोग, व्यवस्थापन, सात्वीकरण और एकीकरण के आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सहयोग की या कॉपरेशन क्या होता है, सहयोग क्या होता है इसकी। तो किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लेता है, इसलिए सहयोग किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न का नाम होता है। इसे जीवन का मूल आधार माना जा सकता है क्योंकि बिना सहयोग के समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सहयोग का अगर हम अर्थ और परिभाषा देखें, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉपरेशन देखें, तो सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्य को करने या किसी उद्देश्य जो कि समान रूप से इच्छित होता है पर पहुंचने के निरंतर एवं सार्वजनिक प्रयत्न को कहते हैं। इसी तरह सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं। या हम कह सकते हैं कि सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों या समूहों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस प्रकार साथ साथ कार्य करने को व्यक्त करता है, चाहे एक व्यक्ति या समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्ति दूसरों की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। या हम कह सकते हैं कि सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया के उस स्वरूप को कहा जा सकता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए साथ साथ कार्य करते हैं। तो इस तरह से सहयोग के अंदर कुछ तत्व या कुछ बातें आवश्यक होती हैं, जैसे एक समान उद्देश्य का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठित होना, परस्पर मिलकर कार्य करने की भावना होना और एक दूसरे के प्रति चेतना होना। अब अगर हम सहयोग के स्वरूप देखें, फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन देखें, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। तो प्राथमिक सहयोग या प्राइमरी कॉपरेशन हम किसको कहते हैं?
जहाँ आमने सामने के संबंध होते हैं, यानी माता अपने बच्चे के लिए कार्य करती है क्योंकि बच्चे की संतुष्टि में उसका भी स्वार्थ है। यहाँ व्यक्ति अपने उद्देश्यों और स्वार्थों को समूह का उद्देश्य एवं स्वार्थ मानता है। इस प्रकार का सहयोग परिवार, पड़ोस, मित्र, ग्रामीण समुदायों में मिलता है। द्वितीयक सहयोग, सेकेंडरी कॉपरेशन हम किसको कहते हैं? इसमें व्यक्ति समूह के साथ साथ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी सहयोग करता है, अर्थात व्यक्ति अपना कार्य करता है और इस प्रकार दूसरों को उनके कार्य करने में सहयोग देता है। और तृतीय सहयोग या टर्शरी कॉपरेशन हम किसको कहते हैं? तृतीयक सहयोग की स्थिति उस समय आती है जब व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में परिस्थिति से अनुकूलन करना चाहता है। अगर हम ऑगबॉर्न और निमकॉफ के अनुसार सहयोग के प्रकार देखें तो वे 3 प्रकार बताते हैं सहयोग के: सामान्य सहयोग, कॉमन कॉपरेशन, मित्रवत सहयोग और विभिन्न श्रमों का एकीकरण। और मैकाइवर और पेज के अनुसार अगर हम देखें तो वे 2 प्रकार के सहयोग बताते हैं: प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, डायरेक्ट कॉपरेशन और इनडायरेक्ट कॉपरेशन। तो अब हम सहयोग की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, इसका क्या महत्व है, क्यों समाज में सहयोग किया जाता है। तो सामाजिक जीवन में सहयोग का अत्यधिक महत्व है क्योंकि सहयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आवश्यक है। सहयोग से व्यक्ति में सामूहिकता की भावना का विकास होता है। सहयोग संस्कृति के विकास, प्रसार व प्रचार आदि के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नगरों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जो बिना सहयोग के होना संभव ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होती है और विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की वृद्धि हो रही है। सहयोग की आवश्यकता व्यवसाय, व्यापार, शिक्षण संस्था, परिवार, धर्म आदि अनेक क्षेत्रों में दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे व्यवस्थापन की या एकोमोडेशन की। व्यवस्थापन क्या होता है? इसका अर्थ वर्तमान अवस्था में अनुकूलन करना होता है। व्यक्ति को संघर्ष व विरोध से सहयोग की ओर लाने की प्रक्रिया को व्यवस्थापन कहते हैं। जब असहयोग अथवा विघटन की स्थिति आ जाती है तो सहयोग अथवा संगठन लाने के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अगर 2 बालक खेल रहे हैं और खेल में अगर झगड़ा हो जाता है और उसके बाद जो सुलह होती है वह व्यवस्थापन की स्थिति होती है, क्योंकि हम संघर्ष की स्थिति में नहीं जाना चाहते, इसलिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं। व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। व्यवस्थापन का अर्थ भिन्नता के होते हुए भी संघर्ष न होने की स्थिति है। व्यवस्थापन की अगर हम परिभाषा देखें तो व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार संघर्ष व प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति या समूह अपने संबंधों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जिससे प्रतियोगिता की संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कठिनाई हल जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की कठिनाई हल हो सके। या हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापन सामाजिक प्रक्रिया के उस स्वरूप को कहा जा सकता है जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति या समूह संघर्ष को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। व्यवस्थापन की अगर प्रकृति देखें तो ये अधिकांशतः अचेतन प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है, प्रेम एवं घृणा इसके अंदर पाई जाती है और ये संघर्ष का परिणाम होती है। इसी तरह अगर हम व्यवस्थापन की पद्धतियाँ देखें कि किस तरह से व्यवस्थापन होता है तो हमें ये दिखाई देगा कि इसमें सबसे पहले बल प्रयोग किया जाता है, फिर समझौता किया जाता है और सहिष्णुता या टॉलरेंस की बात की जाती है, फिर स्थिति परिवर्तन की बात की जाती है और उसके बाद युक्तिकरण या रेशनलाइजेशन की बात की जाती है, फिर शोधन या सब्लिमेशन की बात की जाती है और उसके बाद पंच निर्णय स्वीकार्य हो जाता है। और इसके व्यवस्थापन के अगर हम परिणाम देखें तो व्यवस्थापन संघर्ष और प्रतियोगिता को रोकता है, विभिन्न व्यक्तियों का समन्वय करता है, संस्थाओं में संशोधन करता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सात्मीकरण अथवा आत्मसात या एसिमिलेशन की। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन है और इसका अंतिम चरण सात्मीकरण होता है। कोई व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाकर बसता है तो पहले उसे उस समाज से सामंजस्य करना पड़ता है और उस समाज के मूल्य, संस्कृति, रीति रिवाजों को समझकर उससे समन्वय बिठाना पड़ता है। इस स्थिति को यह स्थिति व्यवस्थापन की होती है और समय के अंतराल के साथ वह उस संस्कृति में घुल मिल जाता है और यह सात्मीकरण या आत्मसात की प्रक्रिया होती है जो धीमी गति से चलती है। तो आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं।
अब अगर हम आत्मसात या सात्मीकरण की विशेषताएं देखें तो आत्मसात वह प्रक्रिया है जो एकीकरण को बढ़ावा देती है, या आत्मसात एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि आत्मसात की प्रक्रिया धीमी गति से होती है और अचेतन रूप में होती है। इसके लिए कुछ कारक सहायक होते हैं, जैसे सहिष्णुता या टॉलरेंस, सांस्कृतिक समानताएं, समान आर्थिक अवसर, अधिक सामाजिक संबंध या समान भाषा। इसके विरोधी कारक की अगर हम बात करें तो इसके विरोधी कारक होते हैं पृथक्करण या आइसोलेशन, वर्ण एवं सामाजिक लक्षणों में भिन्नता, उच्चता की भावना आदि इसके विरोधी कारक होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एकीकरण की या इंटीग्रेशन की। और एकीकरण हम किसे कह रहे हैं? समूह की व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्धारित स्थान होता है और अपने कार्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, लेकिन वे सब इस रूप में संगठित होते हैं कि सभी का उद्देश्य एक निर्धारित एवं मान्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। तो एकीकरण सजातीय न होकर के संगठन है। और एकीकरण के अंदर कुछ तत्व या लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इसमें सामाजिकरण पाया जाता है, परस्पर कार्यात्मक संबंध पाए जाते हैं और सामान्य लक्ष्य पाए जाते हैं। इसके आगे हम असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करेंगे और वो हम अगले व्याख्यान के अंदर उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।